आज ये सरकार पहले बोलती थी कि हमें कांग्रेस मुक्त जो है देश बनाना है, लेकिन अगर आज बीजेपी पे आप नज़र दौड़ाओगे तो मेरे ख्याल से 30% नेता तो उनके कांग्रेस के ही हैं, तो वो दिल्ली के खजूरी खास में हुआ है। ये कोई अकेली घटना नहीं है। जब वो दिवाली मना रहे थे तब ये मजदूर सुरंगों में कैद थे। ये सरकार कुछ नहीं करती है, उनको बचाने का काम भी मजदूर करते हैं, यानी मजदूर ही मजदूर के काम आता है, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो। ये तो हमारे खजूरी के भाइयों ने करके दिखलाया। हसन भाई ने कहा तो बात उठाई थी वकील भाई ने कि भाई मेरा जो घर है वो मेरे को सुरक्षित चाहिए, मेरा होना चाहिए। उस समय उन्होंने एक बात कही थी कि मुझे इतना इनाम, तब उन्होंने मनोज तिवारी क्या कहते हैं, आधी रात को भी आएंगे, हम आपके साथ खाना खाएंगे, कभी भी फ़ोन करो, कोई भी दिक्कत हो तो बताएंगे। देखिए मैं पक्के तौर पे कह सकता हूँ कि ये सारी 2024 की तैयारी चल रही है। 2024 से पहले इसका एक कारण और है। 2000 आपको मालूम है 22 जनवरी को एक प्रोग्राम हुआ था देश भर में, बहुत लोगों को पता है 22 जनवरी को इस देश के अंदर एक दोबारा एक दिवाली बनाने की कोशिश की गई थी। पहले हालांकि मैं बता दूं मेरा नाम योगेश ही है, मानते होंगे, लेकिन जो 22 जनवरी के बाद ये चाहते थे माहौल बने पूरे देश के अंदर, एक बदल जाए, वो हुआ नहीं, वैसा हो नहीं पाए। हमारे हिंदू मुस्लिम भाई एकजुट रहे और इस तरह कोई दंगा फसाद नहीं हुआ देश भर में, छोटी मोटी घटनाएं हुई। अभी मेरे हिसाब से कॉलोनी के अंदर बहुत से लोग भी इनको नहीं जानते कि किन्होंने मजदूरों को बचाया। पूरी अभी कॉलोनी भी हमारी अच्छी तरीके से नहीं जानते, क्योंकि मनोज तिवारी जब आए थे इनको सम्मानित करने के लिए, तो जो रामलीला ग्राउंड में मंदिर है, छोटी सी जगह पर ही कार्यकर्ताओं को बुलाकर इन्होंने जो इनको सम्मानित कर दिया। ये कॉलोनी वालों को पता ही नहीं भाई हमारे मजदूर भाई कौन थे, वो हमारी कॉलोनी के थे या कहाँ के थे। तो पूरा जो इनको हाईलाइट करके सभी नेता मंत्रियों ने अपना नाम चमकाया। अब मैं उन नेताओं मंत्रियों से पूछना चाहता हूँ जिन्होंने इनको सम्मानित किया था, अब जो हमारे वकील हसन भाई हैं जो 41 मजदूरों को निकालने में शामिल थे, वो सारे नेता मंत्री कहाँ पर हैं? उस समय तो बड़े केजरीवाल के भी फ़ोन आ रहे थे, अरे भैया आओ ना, हम आपको सम्मानित करेंगे। उस समय तो मोदी जी ने भी क्या था, अरे भाइयों बहनों, हमारे जो रेड माइनर थे मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो कहाँ मिले मोदी जी? अरे आइए ना, अब हमारे इनका घर टूट गया है हमारे वकील हसन भाई का, जिन्होंने 41 मजदूरों की जान बचाई है। और 41 मजदूरों की बल्कि जान पूरी कॉलोनी के अंदर, जो अभी कॉलोनी जो लोग नहीं जानते कि हमारी कॉलोनी के नौजवान 8 नौजवान थे जिन्होंने उत्तराखंड में 41 मजदूरों को बचाया, आज पूरी कॉलोनी को पता चलेगा कि वो हमारी कॉलोनी के थे। राजीव नगर खजूरी के वो निवासी हैं। श्री राम कॉलोनी भी जिस नाम से जानी जाती है। आज इस कॉलोनी, ये हमारे जो भाई रहते हैं, आज पूरी कॉलोनी का हमारा नाम होगा कि यही मजदूर है, और पूरी दुनिया देखेगी कि उन्हीं लोगों के ऊपर कैसे बिल्डोजर चलाया गया। नौजवान भारत सभा के हमारे साथी आपके बीच में बहुत समय से काम करते रहे। आज ये यात्रा जो देश के अलग अलग इलाकों में निकलते हुए दिल्ली पहुंची है, वो भी आपके बीच में इसलिए आई है क्योंकि ये मसला भी इस यात्रा का मसला है। ये मसला इसलिए नहीं उठा रहे कि यहाँ पर हमें कोई रोटियां लाल करनी है या चुनाव का मौसम आ गया है तो यहाँ आ जाए। मकसद ये है कि आज इन तमाम मसलों पर हमें अपनी एकजुटता बनानी होगी, वरना बहुत देर हो जाएगी। आज बुलडोजर चलाकर, CA/NRC जैसे काले कानून लाकर गरीब मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव करके लव जिहाद, लैंड जिहाद, बीफ बैन, गौ रक्षा, इसके नाम पर आज एक बहुत बड़ी मुसलमान गरीब आबादी को टारगेट करने का काम ये सरकार कर रही है। लेकिन इसका माकूल जवाब, इसका असली जवाब मेहनत कशों की एकजुटता ही दे सकती है। अगर वो हमें धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर बांट रहे हैं तो हमें वो अपनी वो एकजुटता कायम करनी होगी, क्योंकि उसी से इनको दिक्कत है। ये ना तो गरीब हिंदुओं के सगे हैं, ये किसी भी मजहब के गरीबों के सगे नहीं है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। आने वाली 3 मार्च को साथियों,
दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर से हजारों लोगों का हुजूम पहुंच रहा है। मैं कहूंगी कि हमें अपने इस मसले को लेकर भी वहां पर चलना होगा। अपनी बात हमें जन जन तक पहुंचाने के लिए इस मंच का इस्तेमाल भी करना होगा। अब जो ये यात्रा निकाल रही है, क्या मकसद है इसका, और जिस तरीके से यहाँ रेड माइनस के बुलडोजर चलाएंगे, किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं आप, ये बताओ। देखिए, हम लोगों की यात्रा भगत सिंह जन अधिकार यात्रा पिछले साल 10 दिसंबर से बैंगलोर से शुरू हुई थी। मसले हमारी यात्रा के वही हैं जो आज इस देश की 90% आबादी को प्रभावित कर रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मसला हो, चाहे वो अशिक्षा का मसला हो, चाहे वो शिक्षा के बाजारीकरण का मसला हो, या जिस तरीके की सांप्रदायिकता वाली राजनीति आज जो मौजूदा सरकार है वो कर रही है, उसके खिलाफ भी हम लोग ये यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा का समापन 3 मार्च को यानी कि 2 दिन के बाद दिल्ली के जंतर मंतर पे हो रहा है और हम इन्हीं मांगों को लेकर इस यात्रा को जन जन तक गए थे। लगभग हमने 9000 किलोमीटर की यात्रा तय की और हमने 13 से ज़्यादा राज्यों को कवर किया और हम जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ पर देखिए जनता इस वक्त त्रस्त है। दिक्कत यह है कि कोई विकल्प नहीं है। विकल्प जो है भी वो इसी चुनावी राजनीति के दायरे का विकल्प है और हम देख रहे हैं कि आज ये सरकार क्या कर रही है। आज ये सरकार पहले बोलती थी कि हमें कांग्रेस मुक्त जो है देश बनाना है, लेकिन अगर आज बीजेपी पे आप नज़र दौड़ाओगे तो मेरे ख्याल से 30% नेता तो उनके कांग्रेस के ही हैं। तो वो पहले तो बीजेपी खुद को ही कांग्रेस मुक्त कर ले, तब तो वो देश को कांग्रेस मुक्त करने की बात करेंगे। जब वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की रेडें नहीं डलवाते हैं तब वो क्या करते हैं, तब वो ईवीएम का घोटाला करते हैं। आज जो ईवीएम के घोटाले के बारे में आवाज़ उठा रहे हैं उन सारी आवाज़ों को दबाने का काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश को जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उसकी जेब में है। अब सवाल ये उठता है कि इनको बैलेट पेपर पर वापस आने में क्या दिक्कत है। पाकिस्तान तक में बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है। जितने भी यूरोपीय देश हैं जो पहले ईवीएम का इस्तेमाल करते थे वो तक बैलेट पेपर का इस्तेमाल करें, लेकिन ये सारे मसले आज मसले नहीं बन रहे हैं क्योंकि जिसको देश का, जनतंत्र का, लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है, वो इन मसलों को नहीं उठा रहे हैं। उनके लिए मसला क्या है कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है और यहाँ पर ये हो रहा है और वहाँ पर वो हो रहा है। ऐसे में हमारी यात्रा का ये मकसद था कि देश के मेहनत कशों को जो सारी दिक्कतें परेशानियां पेश आ रही हैं उन सारे मसलों को हम ये यात्रा में उठाएं और ना सिर्फ उठाएं बल्कि देश के मेहनत कशों की वो एकता भी कायम करें। 3 मार्च को हम लोग इसी यात्रा को वहां लेकर जा रहे हैं और साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ जो दिल्ली के खजूरी खास में हुआ है ये कोई अकेली घटना नहीं है। आज हम देख रहे हैं जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है और जहाँ जहाँ भाजपा के महकमे हैं, डीडीए बेसिकली बीजेपी का डिपार्टमेंट है, आज हम ये देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं या इनके महकमे काम करें वहाँ पर ये गरीब मुसलमान आबादी को प्रताड़ित करने के लिए बुलडोज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो मेहनतकश हिंदू आबादी जो इनके खिलाफ खड़ी है उनके घरों को भी बुलडोज़र से ढा रहे हैं। ऐसे में हम सबको ये समझना होगा कि अपने अपने संघर्षों को अगर अलग अलग लड़कर हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर हम एक साझा मंच पर आते हैं तो जाहिरा तौर पे इन सारे मसलों का समाधान हो सकता है। 2024 के चुनावों से पहले इस देश की मेहनतकश आबादी को, चाहे उसका धर्म चाहे उसका मजहब कोई भी हो, उसको ये समझना पड़ेगा कि हमारा मुश्तरका दुश्मन कौन सा है, हमारा साझा दुश्मन कौन सा है, जिसके खिलाफ हमको अपनी एकता कायम करने की ज़रूरत है और अपना कोई क्रांतिकारी विकल्प खड़ा करने की ज़रूरत है। अब इस बुलडोजर की जो कार्रवाई की गई है इसके खिलाफ किस तरह से आवाज़ उठाएंगे? देखिए, हमने यहाँ पर जो हम इन साथियों को लीगल एड दे सकते हैं, हम लोगों ने अपने वकीलों से बात की है, हम वो लीगल एड भी देंगे। लेकिन आज लीगल एड और कानूनी दायरे में लोग हैं जिनको खुद देश के प्रधानमंत्री ने जो है इनकी सराहना की, इनका जो है हौसला भी बिल्कुल वो तो वही लोग हैं वो तो इसलिए थी क्योंकि उस वक्त तो इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश की जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसी का वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं थी। मतलब आपने जब पूरा देश कथित तौर पे दिवाली मना रहा था, दिवाली तो क्या मनाएगा इस देश का मेहनतकश, उसका तो दिवाला पिट गया, तो दिवाली तो मनाने की उसमें नहीं था, लेकिन कह सकते हैं फिर भी दिवाली मना रहा था। जब वो दिवाली मना रहे थे तब ये मजदूर सुरंगों में कैद थे। ये सरकार कुछ नहीं करती है, उनको बचाने का काम भी मजदूर करते हैं, यानी मजदूर ही मजदूर के काम आता है, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो। ये तो हमारे खजूरी के भाइयों ने करके दिखलाया कि आखिर में ये मजदूर ही है जो अपने मजदूर भाइयों, अपनी मजदूर बहनों के लिए खड़ा रहता है। लेकिन क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी को लाइमलाइट में रहने की एक पुरानी आदत है, तो उनको एक मौका मिल गया था कि इस बहाने वो थोड़ा और ज़्यादा मीडिया में आ जाए, थोड़ी और ज़्यादा फोटोएं खिंचवा ले, तो उन्होंने वो काम किया। हमें ये समझना होगा कि
जो इस वक्त देश में हुकूमत कर रहे हैं वो हमारे सगे नहीं है। मैं अभी भी बता रही थी जब मैंने यहाँ बात रखी, ये आज खुले तौर पे धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम बीजेपी को वोट नहीं करोगे तो तुम्हें जहन्नुम नसीब होगा, तुम नर्क में जाओगे। ऑब्वियसली इनका कहने का मतलब है कि हम अगले 5 साल में आएंगे जो तुम्हारे लिए नर्क है, क्योंकि ऑलरेडी जो 10 साल है वो नर्क से कम तो है नहीं। तो इतनी बात उनकी सच है कि हम नर्क में जाएंगे अगर हम बीजेपी को वोट करेंगे। इसलिए ये हमें आज सोचना पड़ेगा कि बिना अपना कोई क्रांतिकारी विकल्प खड़ा किए, और वो क्रांतिकारी विकल्प से मेरा मतलब क्या है, ऐसा जुझारू जन आंदोलन जो जनता के असल मुद्दों पर खड़ा हो। देखिए आज देश की आबादी को राम मंदिर के नाम पर इनके लिए क्या आवाज उठाई जाएगी, मेरा सवाल आपसे ये है। इनके हम तो कह रहे हैं, हम तो 3 तारीख को जो हमारा जंतर मंतर पे प्रदर्शन हो रहा है, हमने कहा है आप वहां पर आएं, आप लोग अपना मसला रखें, हम लोग अलग से मेमोरेंडम बना के जो भी रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज होंगी उनमें देंगे। इसके अलावा हमने पहले ही कहा है कि केस में जो भी आपको ज़रूरत होगी वो हम करेंगे। बाकी हमारा संगठन नौजवान भारत सभा यहाँ पर आज से नहीं है, यहाँ पर पिछले 12 साल से काम कर रहा है। इनको जो भी ज़रूरत होगी उस तरीके से हम उनकी मदद करेंगे। मेरा नाम योगेश है, मैं भारतीय क्रांतिकारी मजदूर पार्टी से हूँ, और जो हमारे इरशाद भाई हैं या जितने भी भाई हैं, हम लोग इनके समर्थन में आए हैं, क्योंकि ये भाई हैं, इन्होंने मैं भी कच्ची खजूरी में रहता हूँ, और हमें लगता है हमारी खजूरी का नाम क्या पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो किया, पहली बार हुआ कि खजूरी के अंदर भी इस तरह के लोग रहते हैं, और तब ये हाईलाइट हुई। उससे पहले तो नहीं, तो कई बार गलत चीज़ों में ही हाईलाइट होती थी। तो अब ये है कि हम लोग मानते हैं कि जब इन लोगों ने अपनी जान पे खेल के इस तरीके से लोगों की जान बचाई वहाँ पर, और अपनी जान करोड़ों की होती है आदमी की, और तब इनको जब इन्होंने सुरक्षा दी उन्हें, तो आज इनकी सुरक्षा का क्या हुआ? आज एक का घर टूटा है, कल को किसी का एक का टूटेगा। जहाँ दिन के जो भी 6 महीने में ही बुला दिया गया, 6 महीने में बुला दिया गया, 6 महीने भी नहीं हुए, 3 महीने नवंबर में घटा है। और सबसे बड़ी देखिए बेशर्मी की बात मैं कहूँ कि मैं बेशर्मी की बात एक चीज़ कहूँगा कि सांसद का पद, सांसद है, निगम पार्षद है, विधायक है, बीजेपी का अध्यक्ष बैठा हुआ है उस मीटिंग में, जहाँ पे हसन भाई ने कहा था, बात उठाई थी वकील भाई ने कि भाई मेरा जो घर है वो मेरे को सुरक्षित चाहिए, मेरा होना चाहिए। उस समय उन्होंने एक बात कही थी कि मुझे इतना इनाम, तब उन्होंने मनोज तिवारी क्या कहते हैं, आधी रात को भी आएंगे, हम आपके साथ खाना खाएंगे, कभी भी फ़ोन करो, कोई भी दिक्कत हो तो बताएंगे। यहाँ एक प्रोग्राम हो, उसमें इतनी बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन जब आज ये सब हो गया तो ना फ़ोन उठा रहे ना बात कर रहे हैं। अभी मुझे पता चला कि कहीं से वो कह रहे हैं कि मैं इनको दूसरा घर दिलवाऊंगा। जब दूसरा घर दिलाने की बात अगर मनोज तिवारी कहीं कर भी रहे हैं ना, तो ये पूछा जाना चाहिए कि हम अवैध रह रहे हैं, यानी हम अवैध थे, तब हमें दूसरा घर क्यों दिलवाएंगे? हमें क्यों साउथ दिल्ली या कहीं दूसरी जगह भेजेंगे? यहाँ इतने और भी तो घर रह रहे हैं, हम कहाँ अवैध जगह रह रहे हैं? लोगों के पास पूरे कागज़ है, सब कुछ है। कुल मिला के देखिए, हमें लगता है इसमें राजनीति है भाजपा की। भाजपा जिस तरीके से धर्म की राजनीति करती है, वो राजनीति यहाँ पे दिख रही है हमें। तमाम नेताओं ने सम्मानित भी किया था, क्या हौसला भी बढ़ाया था। हाँ। तो अब क्या राजनीति ऐसी क्या? देखिए, राजनीति के अंदर जो तमाम नेता रहते हैं ना, उनका कब क्या पलट जाए कुछ नहीं कह सकते। जब उन्हें मौका था, कोई था, तब इन्हें सम्मानित किया गया। जब इनके मैं आपको अगर आप उसका वीडियो शूट हुआ तो जब यहाँ पे सभा हो रही थी ना हमारे रामला ग्राउंड के मंदिर में, तो नारे लग रहे थे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी मनोज तिवारी जिंदाबाद। तो उसके बहाने, सम्मानित करने के बहाने भी अपनी राजनीति कर रहे थे। एक चीज़। दूसरी बात है कि जब अपना फ़ायदा उठा लिया, आज खत्म हो गया, अब चुनाव का दौर है, तो चुनाव में दूसरी राजनीति चाहिए, तो राजनीति पलट गई है। अब राजनीति चाहिए, धर्म की राजनीति, तो वो राजनीति ला रहे हैं। तो अब क्या मांग करी जा रही है? आप जैसे पहुंचे हैं यहाँ पे, क्या मांग? तो देखिए, हम लोग, हमारी एक भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी, हमारे और भी साथी आ रहे हैं यहाँ पर अभी इनके समर्थन में। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि ये जब तमाम कॉलोनी और तमाम घर बने हुए हैं इतने समय से, तो इनको घर, इनके यही स्थान दिया जाए, इस घर को दिया जाए, इसको बनाया जाए, अपना जो भी नोटिस है वो वापस लिया जाए, क्योंकि ये अवैध नहीं है। अवैध अगर है तो क्या उसका कारण बता रहे हैं? यहाँ पे जब सब कुछ, भाई आप पहचान पत्र बनाते हो तब अवैध नहीं था, जब आप कोई भी आधार कार्ड बनाते हो तब अवैध नहीं था, बिजली का बिल भी है, पानी का बिल भी है, सब कुछ है। तो फिर असल में तो हम कह रहे हैं यही जगह मिलनी चाहिए। डेमोलेशन किया जा रहा है, कहीं मंदिर मस्जिद सब तोड़, कहीं मज़ार तोड़ दिया जा रहा है। देखिए, अभी ये तो मैं पक्के तौर पे, हल्द्वानी में हुआ, हमें मालूम है हल्द्वानी में कितना बुरा हाल करा वहाँ पे महरौली में करा। ये तो देखिए, मैं पक्के तौर पे कह सकता हूँ कि ये सारी 2024 की तैयारी चल रही है। 2024 से पहले इसका एक कारण और है। आपको मालूम है 22 जनवरी को एक प्रोग्राम हुआ था देश भर में, बहुत लोगों को पता होगा। 22 जनवरी को इस देश के अंदर एक दोबारा एक दिवाली बनाने की कोशिश की गई थी। पहले हालांकि मैं बता दूं, मेरा नाम योगेश ही है, और हम देख रहे हैं कि लेकिन राजनीति कैसे की गई? भाई सब अपना धर्म मानते हैं, अपने घर में मानते होंगे, लेकिन
जो 22 जनवरी के बाद ये चाहते थे माहौल बने पूरे देश के अंदर, एक बदल जाए, वो हुआ नहीं, वैसा हो नहीं पाए। हमारे हिंदू मुस्लिम भाई एकजुट रहे और इस तरह कोई दंगा फसाद नहीं हुआ देश भर में। छोटी मोटी घटनाएं हुई आगरा में कहीं, लेकिन देश में ख़राब नहीं हुआ। उसके बाद ये उत्तराखंड पहुंच गए कि उत्तराखंड में कुछ बवाल करो, वहाँ से इन्होंने का महरौली के अंदर कर दिया। ये 2024 से पहले कुछ कुछ होता रहेगा, ताकि देश के अंदर एक तनाव बना रहे, एक चीज़ें बनी रहे, है ना। एक धर्म के लोगों के घर तोड़े जाते रहे, दूसरे धर्म के लोगों को खुश किया जाता है, उन्हें रोटी नहीं दे रहे, रोजगार नहीं दे रहे, बस धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है। तो हम कहते हैं इसका हम विरोध करते हैं। इस कॉलोनी के अंदर बहुत हिंदू आबादी भी रहती है, मुस्लिम आबादी रहती है, हम मिलकर विरोध करते हैं कि हसन भाई का जो घर तोड़ा गया इसका विरोध करते हैं। और हम यहाँ पे जो धर्म की राजनीति है नहीं करने देंगे इन लोगों को। और इस तरीके से हम अपनी एकता के साथ बल्कि लोगों को जोड़ के हम यहाँ विरोध भी दर्ज कराएंगे अपना। ये मैं क्या कहना चाहूँगा, सबको दिख रहा है कि जिन्होंने 41 मजदूरों की जान बचाई, पूरे देश के अंदर इनको सम्मानित भी किया। बल्कि सम्मानित के बहाने जितने भी नेता मंत्री हैं सब ने अपना फ़ायदा उठाया। अभी मेरे हिसाब से कॉलोनी के अंदर बहुत से लोग भी इनको नहीं जानते कि किन्होंने मजदूरों को बचाया। पूरी अभी कॉलोनी भी हमारी अच्छी तरीके से नहीं जानती, क्योंकि मनोज तिवारी जब आए थे इनको सम्मानित करने के लिए, तो जो रामलीला ग्राउंड में मंदिर है, छोटी सी जगह पर ही कार्यकर्ताओं को बुलाकर इन्होंने जो इनको सम्मानित कर दिया। उसमें कुछ 2-4 मीडिया वाले आए और अपना नाम चमका के चले गए। कॉलोनी वालों को पता ही नहीं भाई हमारे मजदूर भाई कौन थे, वो हमारी कॉलोनी के थे या कहाँ के थे। तो पूरा जो इनको हाईलाइट करके सभी नेता मंत्रियों ने अपना नाम चमकाया। अब मैं उन नेताओं मंत्रियों से पूछना चाहता हूं जिन्होंने इनको सम्मानित किया था, अब जो हमारे वकील हसन भाई हैं जो 41 मजदूरों को निकालने में शामिल थे, वो सारे नेता मंत्री कहां पर हैं? उस समय तो बड़े केजरीवाल के भी फ़ोन आ रहे थे, अरे भैया आओ ना, हम आपको सम्मानित करेंगे। उस समय तो मोदी जी ने भी कहा था, अरे भाइयों बहनों, हमारे जो रेड माइनर थे मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो कहाँ मिले मोदी जी? अरे आइए ना, अब हमारे इनका घर टूट गया है हमारे वकील हसन भाई का, जिन्होंने 41 मजदूरों की जान बचाई है। और 41 मजदूरों की बल्कि जान ही नहीं बचाई, बल्कि अपनी जान पर, अपनी हथेली पर जान लेकर, किस तरह से जब आपकी करोड़ों रुपए की खर्च करके मशीनें सारी फेल हो गई थी, तब इन्होंने अपनी जो है जान हथेली पर रखकर उन 41 मजदूरों की जान बचाई थी। ये और पूरे देश को ही पता है, वहाँ इन्होंने 800 कुछ करोड़ खर्च कर दिए, लेकिन इनको मतलब सम्मानित के नाम पर कुल 25,000 रुपये जो मनोज तिवारी ने दिए थे, कुल 25,000 रुपये देके इनको चले गए। 25,000 में भैया किसका घर चल जाएगा? अगर मान लीजिए इनके परिवार में से किसी को भी अगर कुछ हो जाता, क्या नेता मंत्री उनको देते पैसे? कौन इनका ख्याल रखता है? अपनी जान पर खेल के इन्होंने जान बचाई है, तो इनको देश में बहुत बड़ा सम्मान मिलना चाहिए, तो जो कि अभी तक इनको नहीं मिला। और जहाँ तक मुझे लग रहा है देश के अंदर पूरी राजनीति हो रही है। उत्तराखंड सरकार ने जो भी घोषणा करी थी या नहीं करी थी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उत्तराखंड की सरकार कहती है हम तुम्हें सम्मान देंगे, तुम्हें सम्मानित करेंगे। लेकिन उन्होंने शायद 50,000 रुपये का उनको चेक दिया था, जो कि इन्होंने इनकार कर दिया। तो शायद वही चिड़, क्योंकि भाजपा का जो दामन है थोड़ा सा जो है ख़राब हो गया। और आज देश के अंदर चलो जो भी भाजपा के खिलाफ जा रहा है, जो बड़े लोग हैं उनके पीछे तो ईडी लगा दी जाती है, सीबीआई लगा दी जाती है, उनको जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। नेताओं ने आगे खुद सम्मानित किया था इनको। हाँ, तो वो नेता कहाँ है? वही मेरा सवाल है ना, वो नेताजी कहाँ है? वो मनोज तिवारी को लगातार फ़ोन कर रहे, क्यों नहीं आ रहे भाई? आओ ना, देखो उस समय तो बड़े बड़े कह रहे थे कि इन्होंने अपने घर को बचाने के लिए भी कहा था, पूरा मामला बताया भी, पूरा मामला बताया भी था। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो नेताजी कहाँ पर है? वो कह रहे थे कि कभी तुम्हें रात को भी अगर कोई परेशानी हो, मनोज तिवारी का खुद कहना था, उसकी शायद वीडियो भी आई है कि आप जब भी कॉल करोगे मैं हाजिर हो जाऊँगा। तो सुबह से कॉल कर रहे, क्यों हाजिर नहीं हो रहे भाई? ये बताओ मुझे, क्यों हाजिर नहीं हो रहे? उनका टाइम था अपना नाम चमकाने का, तो उन्होंने चमका लिया, अपना नेतागिरी करनी थी अपने कर ली। अब इनके साथ कौन खड़ा? हम कॉलोनी वाले इनके साथ खड़े हैं, अभी कोई नेता मंत्री इनके साथ नहीं खड़ा। और हम इनकी पूरी कॉलोनी के अंदर जो अभी कॉलोनी जो लोग नहीं जानते कि हमारी कॉलोनी के नौजवान 8 नौजवान थे जिन्होंने उत्तराखंड में 41 मजदूरों को बचाया, आज पूरी कॉलोनी को पता चलेगा कि वो हमारी कॉलोनी के थे। राजीव नगर खजूरी के वो निवासी हैं, श्री राम कॉलोनी भी जिस नाम से जानी जाती है। आज इस कॉलोनी, ये हमारे जो भाई रहते हैं, आज पूरी कॉलोनी का हमारा नाम होगा कि यही मजदूर हैं, और पूरी दुनिया देखेगी कि उन्हीं लोगों के ऊपर कैसे बुलडोजर चलाया गया। अभी तक कोई पहुंचा? कोई निगम पार्षद, कोई भी ना कोई निगम पार्षद आया, ना कोई विधायक आया, ना कोई सांसद आया, भैया जी कोई नहीं आया। अभी तक कोई मिलने भी नहीं आया कि क्या हाल है, क्या है, कैसा नहीं है, कहाँ रहोगे, कुछ नहीं। और ना कोई नोटिस दिया, जैसे भाई साहब बता रहे, कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, बस आगे आए और बिल्डोजर चलाना शुरू कर दिया, जो कि यहाँ पर वकील भाई साहब भी नहीं, यहाँ कोई नहीं था, सिर्फ महिलाएं थीं, और उनके साथ बदतमीजी भी करी है। जब उनके जो घर में जो फैमिली वाले थे, जो भाई थे उनके या जो माएँ बहनें थी, उन्होंने कहा भाई हमारा घर क्यों तोड़ रहे हैं, तो उनके साथ ही बदतमीजी करी, और नौजवानों को और एक बच्ची को भी मतलब कि थाने के अंदर पुलिस वाले लेके गए। तो एकदम मतलब बिल्कुल सरासर एकदम गलत है पूरा ये जो भी हो रहा है, मतलब इसको हम सहन नहीं करेंगे।
हम इसका विरोध करते हैं और पूरी कॉलोनी को आज हम एकजुट करके और ज़रूरत पड़ी तो मनोज तिवारी के घर भी जाएंगे, जिन्होंने 25-25 हज़ार रुपये जो इनाम में सम्मानित किया था ना, वही हम कॉलोनी के लोग अभी इतने भी बेकार ही नहीं है। अभी अगर एक आवाज़ दे दी कॉलोनी के लोगों को तो 25,000 नहीं 25 लाख रुपये कर देंगे। और जो उनके इनाम की जो 25,000 रुपये तो जिन्होंने इनाम दिया था सम्मानित करने के लिए, वही 25,000 रुपये कॉलोनी वालों से इकट्ठे करके घर पे मुंह पे फेंक के मारेंगे अगर ये मनोज तिवारी यहाँ पर इनकी आवाज़ उठाने नहीं आया तो।